हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार बिहार स्पेशल सीरीज़ के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले बिहार का सामान्य परिचय और प्राचीन बिहार का इतिहास का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ है। जो नहीं देखे हैं वहां से देख सकते हैं। जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इस वीडियो में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मध्यकालीन बिहार का इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके बाद आधुनिक बिहार का इतिहास का वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर तुर्क शासन में बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्थानीय वंश कर्नाट वंश के बारे में जानेंगे। सिख धर्म के बारे में जानेंगे। सल्तनत काल में बिहार का क्या स्थिति था उसके बारे में जानेंगे। अफगान शासन में बिहार के बारे में जानेंगे। शेरशाह सूरी के शासन को जानेंगे और मुगल काल में बिहार का क्या स्थिति था उस मुगल काल के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तुर्क शासन, पहला टॉपिक है तुर्क शासन में बिहार। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है तो बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ठीक। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। जब बख्तियार खिलजी ने बिहार में आक्रमण किया था उस समय उत्तर बिहार में किस वंश का शासन था तो कर्नाट वंश का शासन था। ठीक। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी विहार जो बिहार शरीफ में की विजय थी। कब विजय प्राप्त किया था तो 1198 ईस्वी में किया था। ठीक। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक। उसने 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया जो बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। नदिया किस वंश की राजधानी थी तो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक कौन था तो लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। नादिया क्षेत्र पर अधिकार करके बख्तियार खिलजी ने उस क्षेत्र का राजधानी किसको बनाया था तो लखनौती को उसको राजधानी बनाया था। ठीक। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी थी। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था तो उसका एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी थी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था तो बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय वंश कर्नाट वंश के बारे में जानेंगे। मिथिला के कर्नाट वंश। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। कर्नाट वंश का उदय कब हुआ था? जिस समय पाल वंश का पतन हो रहा था। पाल वंश के पतन के दौर पर तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कौन सा वंश का उदय हुआ था तो कर्नाट वंश का उदय हुआ था। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे तो नान्यदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ था। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। ठीक। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना या भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश के शासक कौन थे तो नरसिंह देव थे, जिन्होंने उसे नजराना या भेंट देकर उनका सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश और सेन वंश के बीच संघर्ष चल रहा था। इस वजह से बख्तियार खिलजी का जो है मदद किया था नरसिंह देव ने। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की है। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की है। ठीक। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 1325 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का कैसा संबंध था तो नजराना और भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान कब किया था 1324 से 1325 के बीच उसने कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त कर लिया था। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव थे। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था तो हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1279 से 1335 तक समाज सुधारक भी था। हरि सिंह देव क्या था? जिसका शासन कब से कब तक रहा था? 1279 से लेकर 1335 के बीच रहा था। वह एक समाज सुधारक भी था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था तो हरि सिंह था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। हरि सिंह के समय किस संबंध का विकास हुआ था तो पंजी प्रबंध का विकास किसके समय हुआ था तो हरि सिंह के समय हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक है सल्तनत काल में बिहार। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा।
किसके किसके बीच? दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच। ठीक, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया था। बिहार पर प्रथम अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक, उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया था। इल्तुतमिश बिहार एवं बंगाल पर कब अधिकार किया था? तो 1225 ईस्वी में किया था, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। ठीक, तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। ठीक, 1324 से 1325 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। 1324 से 1325 के बीच में जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान कर रहा था, उसने कर्नाटक क्षेत्र में विजय प्राप्त किया था। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। फिरोज शाह तुगलक बंगाल अभियान कब किया था? 1359 ईस्वी में। उस समय भी वह बिहार आया था। ठीक, पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उन्होंने राजगीर के जैन मंदिर में अनुदान देने के प्रमाण भी मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था? बिहार शरीफ था। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार शरीफ नगर जो है बौद्ध धर्म का क्या था? प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का था, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार का नाम उल्लेख मिलता है। 13वीं शताब्दी के मध्य मिनहाज की रचना किसने किया है? तबकाते नासरी में बिहार का नाम उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अफगान शासन में बिहार। सिकंदर लोदी ने 1495 से 1496 ईस्वी में दरिया खान नूहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी ने दरिया खान नूहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया। ठीक, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नूहानी का पुत्र बहार खान नूहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। ठीक, बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया था। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। अब शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1486 ईस्वी में हुआ। उसके पिता का नाम हसन खां जो सासाराम के जागीरदार थे। ठीक, शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। बहार खान नूहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां की उपाधि शेर शाह सूरी को किसने दिया था? तो बहार खान नूहानी ने दिया था। शेर खां ने नूहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में किसको पराजित किया? बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण किया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। उसके बाद शेर शाह सूरी ने उसके बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना किया था। दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना किसने किया था? तो शेर शाह सूरी ने किया था। कब किया था? 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। पटना को बिहार की राजधानी किसने बनाया? शेर शाह सूरी ने बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीख़ दाऊदी में मिलता है। इसका वर्णन किसमें मिलता है? अब्दुल्ला के तारीख़ दाऊदी में मिलता है। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन और 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया था। रायसीन का विजय कब किया था? 1543 ईस्वी में, और 1544 में मारवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गया। शेर शाह सूरी का मृत्यु किस अभियान में हुआ था? तो कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी में। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया था। सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया था अपने जीवन काल में ही शेर शाह ने। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया था।
कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। जो अभी सासाराम में है, शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। किस पद्धति में बनाया था? तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का भी यूज किया गया था। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेरशाह ने रोहतास किला का निर्माण किसने करवाया था बिहार में? तो शेरशाह ने करवाया था। ठीक। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई। जब्ती प्रणाली किसने चलाया? शेरशाह ने चलवाया था, जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां या इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। बाद में सूरवंश 3 भागों में बढ़ गया। 1555 ईस्वी में मच्छीबार या सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया। सूरवंश का अंत किसने किया? तो हुमायूं ने किया। कहाँ का युद्ध में? तो 1555 ईस्वी में मच्छीबार या सरहिंद के युद्ध में। फिर से मुगल काल का शासन आ जाता है। मुगल काल में बिहार। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 1556 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। बिहार में अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां था। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया था। बिहार को मुगलों द्वारा सूबा या प्रांत का दर्जा तब कब दिया गया था? तो 1580 ईस्वी में दिया गया था। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। अकबर के द्वारा बिहार का गवर्नर किसे बनाया गया था? तो मुनीम खां को बनाया गया था। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया था। अकबर के समय बिहार का प्रांतपति किसे बनाया गया था? तो राजा मान सिंह को बनाया गया था। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। मान सिंह के समय बिहार की राजधानी किसे बनाया गया था? तो रोहतास को बनाया गया था। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। मुगलों को बिहार के किस क्षेत्र से हीरा और सोना प्राप्त होता था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र से। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनवाया। राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति किसने बनाया? तो जहांगीर ने बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण कराया। पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया था? तो राजकुमार अजीम ने किया था। ठीक। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किस मुगल शासक ने पटना में अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो फर्रुखसियर ने करवाया था 1713 ईस्वी में। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी जो है राज्याभिषेक कहाँ में हुआ था? तो 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। के बाद कमज़ोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शीद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खां नवाब बना। अलीवर्दी खां ने गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिख धर्म के 90 गुरु तेग बहादुर भी सासाराम, गया होते हुए पटना आए थे। सिख धर्म के 90 गुरु कौन थे? तेग बहादुर, जो सासाराम, गया होते हुए पटना आए थे।
यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो माँ बनने वाली थी। जो सिख के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जिसकी पत्नी कौन थी? गुजरी देवी को पटना में छोड़ गए थे। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। उसकी माता का नाम क्या था? गुजरी देवी। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उसने खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? 1699 ईस्वी में किया था। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब सिख धर्म का क्या है? प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।